हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। मैं हूं मनीष भारद्वाज। दोस्तों, इस वीडियो में नेशनल इनकम चैप्टर के 100 एमसीक्यू करेंगे हम। तो आइए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये देखिए, पहला एमसीक्यू हमारे सामने है और ये कह रहा है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड। जो आता है, इंक्लूड होता है कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में, सीओई बोलते हैं इसको प्यार से। इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है डीए, डियरेंस अलाउंस। डीए इसका पार्ट है। ठीक है बेटा, देखो टूल्स जो एम्प्लॉय को दिए ड्यूरिंग वर्क वो नहीं होता इसके अंदर। पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस कंपनी टू इंजर्ड, ये भी नहीं होता। कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉय टू, ये भी नहीं होता। तीनों में से कुछ भी नहीं होता, ना ये होता, ना ये होता और ना ये होता। तो कॉम्पेंसेशन एम्प्लॉय के अंदर ये आता है। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 कह रहा है जीडीपी एमपी अगर 1000 है और सब्सिडी 50 है तो जीडीपी एफसी निकालिए। देखिए बहुत सिंपल है। जीडीपी एफसी अगर आपको निकालना है तो जीडीपी एमपी में से हम माइनस करते हैं एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है आईटी माइनस सब्सिडीज, आईटी माइनस सब्सिडीज। अब क्योंकि यहां पे आईटी तो दिया नहीं है, सिर्फ सब्सिडीज दिया है, तो माइनस का ये और माइनस के प्लस हो जाएगा। तो प्लस करना पड़ेगा, यानी कि 1000 में प्लस करोगे 50 तो 1050 आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है जी। चलिए देखिए, ये मैं आपको दोबारा बता देता हूं आपको एक बार कि ये जो पॉइंट है ऐसे निकाला हमने। ये जो माइनस का ये वाला और एक माइनस ये, दोनों माइनस करके प्लस हो जाता है, तो सब्सिडी को प्लस कर देंगे। ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं है। नॉट अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट, तो ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। रॉयल्टी पार्ट नहीं है प्रॉफिट का। कह रहा है इनकम मेथड किस नाम से जाना जाता है। तो इनकम मेथड का एक नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। ये आउटपुट मेथड होता है, यानी कि वैल्यू एडेड। ठीक है, ये वैल्यू एडेड मेथड होता है हमारा। इनकम डिस्पोजल मेथड या एक्सपेंडिचर मेथड होता है। तो हमारा आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव शेयर मेथड। फिर कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम्स ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक नाम और क्या है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, सारे नाम हैं। कह रहा है इंटरमीडिएट कंजप्शन की वैल्यू निकालिए आप अगर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 1200 है, एक्सपोर्ट आपका 600 है, इंपोर्ट आपका 200 है। तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। रॉ मटेरियल को ही इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं, यानी कि 1200 इसका आंसर होगा। इसका आंसर होगा ए, 1200। फिर क्वेश्चन कह रहा है वन इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम में क्या आता है? तो विनिंग ऑफ लॉटरी नहीं आता, नेशनल डेट इंटरेस्ट भी नहीं आता, मिल्क परचेज बाय डेयरी शॉप भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता बेटा। आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है जी। कह रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो नोन एज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट को क्या कहा जाता है? अब देखिए, डोमेस्टिक तो ऑप्शनल होता है, इसको तो लगाओ चाहे ना लगाओ। इन्वेस्टमेंट का एक नाम कैपिटल फॉर्मेशन भी होता है। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन ये भी सही है। फिक्स अलग है, फिक्स अलग है, ये दोनों फिक्स अलग है, ये नहीं होते। तो 3 भी नहीं होगा, 4 भी नहीं होगा, ए और बी होगा। तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, यानी कि 1 और 2। आंसर होगा ए। ठीक है जी। फिर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम कितने मेथड से निकाल, तीनों से निकाली जाती है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। आंसर होगा डी, कमोडिटी सर्विस मेथड। एक बार इसको नीचे कर लेते हैं, शायद ना दिख रहा हो आपको। ओके, कमोडिटी सर्विस मेथड होता है वैल्यू एडेड मेथड। डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का एक नाम और भी है डिविडेंड। अगर फार्मर ने, अगला क्वेश्चन है, अगर फार्मर ने सेल किया है व्हीट मिलर को 500 रुपए में, मिलर ने सेल किया है फ्लोर बेकर को 700 रुपए में, और बेकर ने सेल किया है ब्रेड कंज्यूमर को 1000 रुपए में, तो टोटल वैल्यू एडेड निकालिए मिलर की और बेकर की। बहुत ही सिंपल है। देखिए जरा ध्यान से, 500 का माल बेचा 700 में तो प्लस किया 200, 700 का माल बेचा 1000 में तो प्लस किया 300, तो टोटल हो गया 500। तो आंसर आएगा 500, यानी कि आंसर आएगा ए। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक्सपेंडिचर का पार्ट क्या होता है? तो भाई एक्सपेंडिचर में नेट एक्सपोर्ट आता है। ठीक है जी। चलिए फिर कह रहा है अगर एनडीपीएफसी 1500 है और
नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये टू कह रहा है जो कि माइनस में होता है। एनडीपीएफसी 1500 है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 500 है, तो एनएनपीएफसी निकालिए जी क्या होगा। तो एनडीपीएफसी माइनस करना पड़ेगा इसको, तो 1500 में 500, ये 500 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1000, आंसर होगा सी। ठीक है जी, चलिए नेट एक्सपोर्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट से करते हैं। अब चलते हैं आगे। कौन सा आइटम डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा, इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है। तो ये तो नहीं आएगा जी, ये तो नेशनल इनकम में आता है। विंडफॉल गेन तो किसी में भी नहीं आएंगे, कैपिटल गेन्स किसी में भी नहीं आएंगे, तो बोनस टू एम्प्लॉय आएगा क्योंकि ये सीओई का पार्ट होता है। इनमें से क्या नहीं आएगा, नॉट इंक्लूडेड इन कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉय में क्या नहीं आएगा, वेजेस एंड सैलरी आती है, ये भी आती है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ये नहीं आएगा भाई, तो आंसर होगा सी। एम्प्लॉयर वाला तो आता है, एम्प्लॉयर वाला तो नेशनल इनकम में आता है, सीओई में आता है, एम्प्लॉई वाला नहीं आता, एम्प्लॉई वाला नहीं आता, तो ये होगा इसका आंसर। अब कह रहा है पूरा, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है पूरा आउटपुट आपने सोल्ड कर दिया है एक ही अकाउंटिंग ईयर में, कुछ छोड़ा ही नहीं है आपने, तो यानी कि चेंज स्टॉक नहीं आएगा, चेंज स्टॉक तो आएगा ही नहीं, तो आंसर हो जाएगा सेल। जो सेल होगा वही वैल्यू ऑफ आउटपुट माना जाएगा क्योंकि चेंज इन स्टॉक का कोई काम नहीं है उसके अंदर। ऑपरेटिंग सरप्लस, भाई ऑपरेटिंग सरप्लस इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी होता है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप भी होता है, तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी, सी आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं, कह रहा है इनकम मेथड से डोमेस्टिक इनकम कैसे निकाली जाती है। तो देखो रेंट एंड रॉयल्टी आता है, इंटरेस्ट भी आता है, प्रॉफिट भी आता है, सीओई भी आता है, मिक्स इनकम भी आता है, सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सरप्लस भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, दोनों बातें सही है, आंसर होगा सी, ए और बी, क्योंकि ऑपरेटिंग सरप्लस को ही बोलते हैं रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, जो कि ऊपर दिया हुआ है। रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये ऑपरेटिंग सरप्लस को ही बोलते हैं, तो दोनों आंसर होंगे, आंसर होगा इसका सी, बोथ ए एंड बी, सी वाला आंसर है इसका। चलिए जी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन कैन बी कैलकुलेटेड। अब ये खतरनाक क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखना है इसको। फिक्स के साथ चेंज इन स्टॉक आता है, ये बात बिल्कुल सही है, ये इन्वेंट्री, इसको चेंज इन स्टॉक बोलते हैं, चेंज इन स्टॉक बोलते हैं इसको, तो ये तो आएगा ही आएगा, फिक्स के साथ आता है। ग्रॉस बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन इन्वेस्टमेंट, ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट, तीनों को मिला के ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं, प्लस इन्वेंट्री, तो दोनों ऊपर वाले सेम ही हो गए। इन तीनों को मिला के ये 1 नंबर और ये 2 नंबर और ये 3 नंबर, इन तीनों को मिला के ये बोला जाता है ऊपर वाला पॉइंट ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट यहां पे भी दिया हुआ है, दोनों इसके पॉइंट हो गए। नेट में डेप्रीशिएशन को ऐड करते हो तो वो ग्रॉस बन जाता है, तो ये भी इसका आंसर हो गया, तो आंसर हो गया डी, ऑल ऑफ दीज। चलिए जी आगे चलते हैं, कह रहा है ब्रोकर्स कमीशन, ब्रोकर को कमीशन दिया गया सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा जी, बिल्कुल होगा। कह रहा है क्यों होगा, बिकॉज बताइए, क्योंकि भाई उसने फैक्टर सर्विस दी है, इसके बदले उसको इनकम मिली, आंसर होगा सी, इट इज एन इनकम अर्न फ्रॉम रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विस, उन्होंने प्रोडक्टिव सर्विस दी है ब्रोकर ने। ठीक है जी, चलिए कह रहा है 3 मेथड से नेशनल इनकम निकलती है, कौन से मेथड से मैक्सिमम वैल्यू निकलती है, बड़ा ही बेहुदा सवाल है, तीनों मेथड से सेम निकलती है, आंसर होगा डी। पीयूष की मम्मी एक टीचर है, उसको पढ़ा रही है, तो क्या नेशनल इनकम में आएगा, नहीं आएगा, ना नेशनल इनकम में आएगा, डोमेस्टिक इनकम में आएगा, आंसर होगा डी, नीदर बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम नॉर इन नेशनल इनकम, क्योंकि ये ट्रांसफर इनकम है। पीयूष पैसे थोड़ी देगा अपनी मम्मी को, तो ये ट्रांसफर इनकम हो जाएगी, इसलिए नहीं आएगी। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड, नेशनल इनकम में क्या आएगा, सेल ऑफ बॉन्ड बाय कंपनी नहीं आता भाई, बिल्कुल भी नहीं आएगा। इंटरेस्ट लोन पेड बाय हाउस होल्ड, ये वाला भी नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट हाउस होल्ड ने दिया है, हाउस होल्ड जो इंटरेस्ट देंगे वो नहीं आता है। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस बाय फर्म, ये नहीं, इंटरमीडिएट गुड है, कुछ भी नहीं आएगा, डी होगा आंसर, नन ऑफ दीज। चलिए आगे चलते हैं, नेशनल इनकम में क्या आता है, फैक्टर इनकम आती है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अ ग्रोइंग कंट्री इज वन, एक ग्रोइंग कंट्री कौन सी होती है, ग्रोइंग कंट्री वो होती है जो कांस्टेंट प्राइस पर जीएनपी बढ़ती है, जिसकी करंट पे तो बढ़ेगी बढ़ेगी अलग बात है, कांस्टेंट प्राइस पे जीडीपी बढ़ती है वो होती है, 27 का आंसर होगा ए। अब देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में वो काम कर रहा है,
तो इंग्लैंड की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, आंसर होगा बी। सिंपल। चेंज इन स्टॉक इज नेगेटिव। चेंज स्टॉक कब होगा? जब आपका ओपनिंग ज्यादा होगा, तो ओपनिंग ज्यादा यहां पर है, तो आंसर होगा बी। आगे कह रहा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये इक्वल होती है किसके? ये एनवीएफसी लिखा हुआ है, ये एनडीपीएफसी के बराबर होती है, यानी कि सम ऑफ फैक्टर पेमेंट। ए होगा इसका आंसर। फिर क्या है? सम ऑफ नेट वैल्यू एडेड, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया। इज ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट आर इन इकोनॉमी गिव, वो क्या देता है हमें? वो हमें देता है एनडीपीएफसी, तो वो देता है हमें सी, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, इसको भी एनडीपीएफसी बोलते हैं, एनडीपीएफसी इसको भी कहा जाता है। चलिए जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन आ चुका है 32, थोड़ा सा इसको और नीचे कर दें, ज्यादा ऊपर हो गया। नेशनल इनकम कांस्टेंट प्राइस में निकलती है, उसको रियल वैल्यू बोलते हैं। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज टेकन इनटू अकाउंट व्हेन नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय, भैया तीनों में लेना पड़ेगा भाई, किसी से भी निकालो। अगर नेशनल इनकम निकाल रहे हो तो एनएफआईए तो आएगा ही आएगा, एनएफआईए तो आएगा ही आएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल टू, अब देखो ये खतरनाक है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना। फिक्स के साथ प्लस होता है चेंज स्टॉक, तब वो ग्रॉस बनता है, बिल्कुल ठीक बात है। ग्रॉस नहीं मतलब वो डोमेस्टिक बनता है, ठीक बात है। फिक्स के साथ प्लस होता है ओपनिंग स्टॉक, नहीं भाई ये तो गलत है, ये सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिए, ये दोनों गलत है। चेंज इन स्टॉक आता है इसके साथ। नेट फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ प्लस किया कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, प्लस किया चेंज इन स्टॉक, ओके ये तो सही लग रहा है, ये सही लग रहा है भाई। नेट के साथ कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल ऐड किया है, इसके अंदर चेंज स्टॉक ऐड नहीं किया, तो ये गलत है, तो आंसर होगा सी। चेंज स्टॉक भी तो आएगा, फिक्स के साथ हमेशा चेंज स्टॉक आता है। ऊपर में आपको क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिए इसलिए वो गलत है, चेंज स्टॉक आएगा इसके साथ, तो आंसर होगा सी, 34 का सी। चलिए आगे चलते हैं, 35 करते हैं। कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस किसके इक्वल होता है? ठीक है जी, तो देखो जरा कितना सिंपल है ये, इसका आंसर होगा बी, क्योंकि देखो सीओई यहां पे दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है, मिक्स इनकम दिया है, इन तीनों से मिलकर बन जाएगा एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी। और इसमें माइनस करोगे प्लस करोगे, प्लस करोगे, ये प्लस हो गया, प्लस करोगे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन प्लस एनआईटी, तो ये बन जाएगा आपका जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी बन जाएगा, तो आंसर होगा बी। 36 कह रहा है नेशनल प्रोडक्ट एट करंट प्राइस, करंट प्राइस वाला हायर है नेशनल प्रोडक्ट एट कांस्टेंट प्राइस से, इसका मतलब करंट प्राइस वाला ज्यादा है और कांस्टेंट प्राइस वाला कम है, इसका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, राइजिंग प्राइस, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है इसका मतलब, ठीक है। कह रहा है टर्शियरी सेक्टर किसे कहा जाता है? भैया सर्विस सेक्टर को कहा जाता है। कौन सा आइटम एक्सक्लूड होता है नेशनल इनकम में? लॉटरी में पैसा जीता ये नहीं आएगा, तो आंसर होगा बी, बाकी सब आएंगे जी, ये नहीं आएगा। जो नॉट एक्सक्लूड बताना तो एक्सक्लूड होगा ये वाला, ठीक है जी, ओके जी, एक्सक्लूड ये हो जाएगा। वैल्यू एडेड मींस, वैल्यू एडेड का मतलब क्या है? वैल्यू एडेड होती है आउटपुट में से माइनस करोगे इंटरमीडिएट कंजप्शन, तो या कॉस्ट, कुछ भी कह सकते हो, सी आंसर होगा इसका, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन 40 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट क्या है? तो भाई करेक्ट क्या होगा इसके अंदर? करेक्ट होगा इसके अंदर बी, क्योंकि आप जानते हो फॉर्मूला होता है प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल इंटू 100, तो रियल वहां चला जाएगा और प्राइस इंडेक्स नीचे आ जाएगा, तब जाके फॉर्मूला बन जाएगा, बी आंसर होगा इसका। एक्सपेंडिचर मेथड फोकस करता है किस पर? भाई एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हम पैसा खर्च करते हैं, पैसे को खर्च करते हैं ना, तो डिस्पोजिशन एक वो होगा, आंसर होगा सी, फेजेस ऑफ इनकम डिस्पोजिशन। डिस्पोज मतलब खर्च करना, खर्च करना, ओके जी। वैल्यू एडेड इज इक्वल, वैल्यू एडेड कब इक्वल होता है, मतलब किसके इक्वल होता है? सेल माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, सी आंसर होगा इसका। सेल को ही वैल्यू ऑफ आउटपुट बोलते हैं, वीओ, ठीक है। नहीं है कंपोनेंट डोमेस्टिक इनकम का, नहीं है कंपोनेंट डोमेस्टिक इनकम का, तो एनएफआईए नहीं है, ये नहीं है, तो आंसर होगा ए, एनएफआईए नहीं है इसका कंपोनेंट। ओके जी 44 करते हैं। कह रहा है इनकरेक्ट बताना, कौन सा फ्लो चार्ट इनकरेक्ट है, जो गलत है वो बताना है, ठीक है।
तो डोमेस्टिक इनकम में ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये इन सबको बोलते ही ओएस हैं। नेशनल इनकम में प्लस करते हैं, ये एनएफआई तो बनता है डोमेस्टिक इनकम। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, हाँ माइनस, हाँ ये भी ठीक है। आंसर होगा इसका ए गलत है, इनकी इनकरेक्ट बताना है तो ए होगा इसका आंसर। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट जो है वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस का पार्ट होता है, इसलिए ये बात गलत कही गई है। ओके चलिए अगला करते हैं। अगला भी एक फ्लो चार्ट है, इसमें भी इनकरेक्ट बताना है। कौन सा इनकरेक्ट है, जो गलत है वो बताना है आपको। तो देखो गलत देखते जरा कौन कौन से, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो पहले देखो, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस फिक्स आ गया, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आ गया तो सही है भाई। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल सेम है, नेट आ गया और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल आ गया, ये भी सही है भाई। फिर एक ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में नेट वाला आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया, फिक्स आ गया यहां पे, तो इसका मतलब यहां पे चेंज इन स्टॉक भी आना चाहिए था, क्योंकि फिक्स के साथ चेंज इन स्टॉक आता ही आता है, जो कि यहां नहीं लिखा हुआ है। चलो एक और देख लेते हैं, नेट के साथ डेप्रिसिएशन और फिक्स के साथ चेंज स्टॉक आया तो ये भी सही है। जो नहीं है इनकरेक्ट बताना, तो इनकरेक्ट होगा सी, ये वाला इनकरेक्ट है, क्योंकि चेंज स्टॉक आना था, उन्होंने नहीं लिखा। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी डिड नॉट इंक्लूड इन नेशनल इनकम में, नहीं आता। हाउसवाइफ जो घर का काम करता है वो नहीं आता, फिलहाल तो नहीं आता। आगे देखते हैं, रूल चेंज होते तो आ जाए। हाउसवाइफ जो घर में काम करती है वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं है। नेशनल इनकम इज अ सम ऑफ इनकम अक्रूइंग टू, भाई नेशनल इनकम वो होती है जो रेजिडेंट्स होते हैं इंडिया के, वो जो इनकम भेजते हैं या वो जो इनकम होती है वो होती है, तो सी होगा इसका आंसर। 48 करते हैं, फैक्टर इनकम पेड टू नॉन रेजिडेंट विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री लीड्स टू, नॉन रेजिडेंट पे कर रहे हैं तो नेशनल इनकम तो हमारी कम हो जाएगी, लेकिन डोमेस्टिक इनकम में तो वो आएगा, तो डोमेस्टिक इनकम ऐड होती है, नेशनल इनकम में माइनस होती है। दोनों आंसर होंगे बोथ ए एंड बी। ठीक है जी। 49 कर रहे हैं, राइज इन रियल नेशनल इनकम, अगर रियल नेशनल इनकम बढ़ती है तो लोगों का वेलफेयर भी बढ़ जाएगा। 50 देखो जरा, हाफ पे आ चुके हैं हम, 50 हाफ सेंचुरी हो जाएगी। डीप फ्रीजर खरीदा गया है कन्फेक्शनर शॉप से, तो वो क्या एग्जांपल है? कन्फेक्शन मतलब मिठाई की दुकान है, कोई हलवाई है उसकी दुकान है, तो भाई वो कैपिटल गुड भी है और वो फाइनल गुड भी है। ए और सी आंसर होगा, इसका आंसर होगा डी, ए और सी। डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम को कैसे अवॉइड करें? दो तरीके हैं इसको अवॉइड करने के। काउंट करो वैल्यू एडिड को, ये बात सही है, काउंट करो ओनली फाइनल आउटपुट को, ये बात सही है, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट काउंट मत करो, एक ही बात हो गई। ये तो वही कह रहा है, इंटरमीडिएट को काउंट मत करो, तीनों बातें सही है, आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। अब करते हैं 52, कह रहा है कौन सा रेजिडेंट नहीं है इंडिया का? इंडिया का रेजिडेंट साफ साफ लेके यूनेस्को के ऑफिस है, न्यूयॉर्क में है, परमानेंटली इंडियन वर्कर वहां काम कर रहा है, तो आंसर होगा बी, वो रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। बाकी सब तो बेटा है, बाकी सब रेजिडेंट इंडिया के हैं, ये नहीं है, क्योंकि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो विदेश में है और परमानेंटली काम कर रहा है वहां पे, ये परमानेंट वर्ड आ गया यहाँ पे, इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम में क्या शामिल नहीं है? जो नहीं है वो बताना है, ठीक है। अब देखो यहां तीनों में इंटरेस्ट, ये भी इंटरेस्ट दिया हुआ है, यहां पे भी इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये भी इंटरेस्ट दिया हुआ है, ये भी इंटरेस्ट दिया हुआ है। ध्यान रखना एक बात, कौन सा इंटरेस्ट नहीं आएगा? इंटरेस्ट वो नहीं आएगा जो हाउस होल्ड पे करेंगे, वो इंटरेस्ट कभी नहीं आता, क्योंकि वो कंजप्शन पर्पस के लिए होता है, और कंजप्शन पर्पस हाउस होल्ड ही करेंगे, तो कंजप्शन पर्पस के लिए जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो नहीं आएगा। तो देखो यहां पे इंडिविजुअल ने कार खरीदी, उस पर लोन लिया था बैंक से, तो कौन पे कर रहा है? हाउस होल्ड पे कर रहा है। हाउस होल्ड का मतलब इंडिविजुअल पे कर रहा है, इंडिविजुअल पे कर रहा है, तो आंसर होगा डी। बाकी सब में इंडिविजुअल पे नहीं कर रहे, फर्म पे कर रही है, यहां पे इंडिविजुअल पे कर रहा है, तो वो होगा आंसर। जो नहीं है वो बताना है, नॉट इंक्लूडेड बताना है, ठीक है जी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज, फिर देखो नॉट इन, नॉट वाले बहुत आते हैं, नॉट इंक्लूडेड इन सीओई। सीओई में क्या नहीं आएगा भाई? गिफ्ट नहीं आएगा सीओ में, गिफ्ट सीओई का पार्ट नहीं है, बाकी सब सीओई का पार्ट है। चलिए जी, हाँ जी, हाउस रेंट भी होता है, बोनस भी सीओई का पार्ट होता है, मेडिकल फैसिलिटीज भी होती है, गिफ्ट वाला पॉइंट नहीं होता। चलिए जी, ब्रोकर का जो कमीशन है वो सेल फाइनेंशियल एसेट बेचे उसने, ब्रोकर का कमीशन वो आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि उसने प्रोडक्ट सर्विस दी है। ये क्वेश्चन तो आ चुका है, रिपीट हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। 56,
नॉट इंक्लूडेड, फिर कह रहा है नॉट इंक्लूडेड नेशनल इनकम में क्या नहीं आएगा? ये बेटा बहुत एग्जाम में आता है भाई, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं आया, कॉर्पोरेट टैक्स ट्रांसफर पेमेंट होती है, ट्रांसफर पेमेंट होती है, देना ही पड़ता है, ये कंपल्सरी ट्रांसफर पेमेंट है, ये नहीं आएगा। विच वन इज द एन इंटरमीडिएट, बताओ इंटरमीडिएट कौन सा है, इंटरमीडिएट एक्सपेंसेस कौन सा है? तो देखो, हाँ इसको पढ़ना पड़ेगा बेटा, एक्सपेंडिचर ऑन मेंटेनेंस बाय फॉर्म, हाँ भाई यही तो है, यही तो इंटरमीडिएट है, क्योंकि मेंटेनेंस से पैसा खर्च हो रहा है। फर्नीचर ये इन्वेस्टमेंट है, ये भी इन्वेस्टमेंट, ये भी इन्वेस्टमेंट, तीनों इन्वेस्टमेंट है, ये आपका इंटरमीडिएट कंजप्शन है। चलिए जी 58 करते हैं, कह रहा है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर पे 5 से 8 पे हो गया प्रीवियस में, इससे रेट फॉल हो गई इन्फ्लेशन की। अगर रेट फॉल हो गई है तो सीपीआई वो बढ़ा है, लोअर रेट देन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से कम रेट बढ़ा क्योंकि इन्फ्लेशन कम हुई है इसके अंदर। ठीक है जी, आगे चलते हैं। कह रहा है नेशनल इनकम को एस्टिमेट कौन करता है, नेशनल इनकम को एस्टिमेट कौन करता है? एनएसओ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ओपनिंग स्टॉक 200 दिया है, क्लोजिंग स्टॉक 100 दिया है, तो चेंज स्टॉक क्या होगा? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होता है, -100, यानी कि बी आंसर हो गया। कह रहा है डिफरेंस बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडिड, भाई वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडिड का डिफरेंस क्या होता है? इंटरमीडिएट कंजप्शन या इंटरमीडिएट कॉस्ट, कुछ भी कह सकते हो, डी आंसर होगा इसका। चलिए जी, फिर कह रहा है जीवीएमपी 7000 करोड़ है, देखो जी 7000 करोड़, इंटरमीडिएट कंजप्शन 3000 करोड़ है, रेशियो निकालना है सेल और चेंज इन स्टॉक का, भाई तो करना पड़ेगा। चलिए यहां करते हैं इसको। तो देखो क्या होता है, जीवीएएमपी होता है वीओ माइनस वीआई, यानी कि इंटरमीडिएट कंजप्शन, वीआई लिख देते हैं। जीवीएमपी दिया आपको 7000, ओके, वीओ आपको जो दिया हुआ है वो निकालना है आपको, माइनस वीआई जो होता है आपका 3000 होता है, 3000 वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो इनकी वी हो जाएगा आपका 10,000, व्यू 10,000 हो गया। अब 10,000 का 4/5 इंटू 4/5 करोगे तो सेल निकल जाएगी आपकी, तो सेल हो जाएगी 8,000, ठीक है। और 10,000 का अगर आप 1/5 करोगे, 10,000 का अगर आप 1/5 करोगे तो चेंज स्टॉक हो जाएगा जो कि 2,000 है, तो 8,000 और 2,000 आंसर होगा। लेकिन पूछा क्या है, सेल पूछिए, तो सेल पूछे तो 8,000 होगा आंसर, यानी कि डी 8,000। ओके, अगर कोई भी दिक्कत हो बच्चों तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं आपको और डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। कह रहे हैं नेशनल इनकम 4,500 है, डोमेस्टिक इनकम ज्यादा है, इसका मतलब एनएफआईए माइनस में आएगा, एनएफआईए आएगा आपका माइनस में, और गैप 200 का, तो 200 माइनस में आना चाहिए आपका। 200 माइनस में किस में आ रहा है, देखो जरा किस में आ रहा है भाई, सी में आ रहा है, देखो 600 में से माइनस करेंगे 800, तो माइनस का 200 बचेगा, और ये हो जाएगा आपका एनएफआईए माइनस में। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। 64 करते हैं, कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हाँ जी बोलते हैं। फिक्स के साथ चेंज स्टॉक आ गया तो ये भी आंसर हो गया, फिक्स के साथ चेंज स्टॉक आ गया, ये चेंज स्टॉक आ गया, ये इसी को चेंज स्टॉक बोलते हैं, और नेट के साथ डोमेस्टिक ये डेप्रिसिएशन आ गया, तो तीनों आंसर हो गया, आंसर हो जाएगा डी ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड, ये इंक्लूडेड है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, तो भैया इन्वेंट्री का मतलब होता है कि जो माल बच गया, चाहे वो कच्चा माल हो, चाहे फिनिश माल हो, चाहे वो सेमी फिनिश माल हो, सब आएंगे इसके अंदर, हो जाएगा डी। फिर कह रहा है एक्सटर्नलिटीज नेगेटिव भी होती है पॉजिटिव भी होती है, तो ईदर ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकती है। प्रॉफिट का कंपोनेंट कौन सा है, कॉर्पोरेट टैक्स भी होता है, डिविडेंड भी होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज होते हैं इसका आंसर। 68 देखो, जीडीपी एमपी, जीडीपी कह रहा है 8,040, प्राइस इंडेक्स कह रहा है 120, तो रियल ग्रॉस निकालो, कितना सिंपल है, तो बहुत ही सिंपल हो गया, डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो डिवाइड करोगे कितना आएगा 700, आंसर होगा 7, 700 आएगा। कैसे किया हमने, ये किया 840 अपॉन 120 इंटू 100, ऐसे करेंगे तो आंसर 700 आ जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है हमारा, ये जीडीपी जीएनपी डिफ्लेटर को कैसे, फॉर्मूला क्या भैया, रियल नीचे आता है, नॉमिनल ऊपर आता है, इंटू 100 होता है, ए होगा आंसर। रियल हमेशा नीचे आता है, नॉमिनल ऊपर आता है, इंटू 100 होता है। डिफ्लेटर ऐसे निकालते हैं, रियल नीचे आएगा, बस एक चीज याद रखो, रियल नीचे आएगा। ठीक है जी, चलिए सम ऑफ फैक्टर पेमेंट इज इक्वल टू, फैक्टर पेमेंट का सम क्या होगा, तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, इसका आंसर बी भी हो सकता है।
डिपेंड कर रहा है हम किस पे निकाल रहे हैं। फैक्टर इनकम सिर्फ देश की निकाल रहे हैं, विदेश की भी निकाल रहे हैं, तो दोनों आंसर हो सकते हैं इसका। 70 देखो जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट में क्या आता है, गुड्स भी आते हैं बेटा, सर्विसेज भी आती है, तो आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी। अब 71 यहां होंगे, बाकी के आपको यहां मिल जाएंगे अगले पॉइंट पे। तो ये आ गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ये 1 से शुरू हो रहा है, लेकिन ये उसके आगे से मान लीजिए आप। कह रहा है डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या कवर्ड है इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर। तो अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी तो इन इंडिया लिखा होना चाहिए, इन लंदन लिखा है, इन ऑस्ट्रेलिया लिखा है, तो ये तो दोनों बिल्कुल भी नहीं है। अब रशियन एम्बेसी तो है इंडिया में, लेकिन रशियन एम्बेसी तो रशिया का पार्ट है, एम्बेसी जिस देश की होती है वहीं का पार्ट होती है, तो ये भी आंसर नहीं है। इंडिया में गूगल का ऑफिस ये इंडिया की टेरिटरी के अंदर आएगा। चलिए जी, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट क्या है इसमें से, इंटरमीडिएट तो देखो हाउस होल्ड कर रहे हैं, ये देखो यहां पे देखो, परचेज ऑफ पल्सेस बाय कंज्यूमर सेल्फ कंजप्शन के लिए फाइनल गुड है, मशीन परचेज बाय फॉर्म इन्वेस्टमेंट है, फाइनल गुड है। फ्लोर मिल वाला जो है वो व्हीट का इस्तेमाल कर रहा है आटा बनाने के लिए, तो ये होगा इंटरमीडिएट गुड। ये जो है ये भी आपका फाइनल गुड है, तो आंसर होगा सी। अब वो कह रहा है विच वन इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फाइनल गुड। फाइनल गुड का एग्जांपल ये, यानी कि वो इंटरमीडिएट गुड है। क्या है वो, इंटरमीडिएट गुड है इसका मतलब। तो भाई मेरे को सारे लग रहे हैं ऑल ऑफ दीज होगा। चौक और डस्टर क्योंकि एक साल के अंदर खत्म हो जाते हैं ये स्कूल के अंदर, ऐसा माना जाता है, तो ये इंटरमीडिएट है। बाकी ये भी इंटरमीडिएट ऊपर किया ही था हमने, ये भी इंटरमीडिएट। फार्मर जो फर्टिलाइजर खरीद रहे हैं, फर्टिलाइजर से वो खेत अच्छा कर देंगे, खेत को फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए, तो वो उसका इंटरमीडिएट गुड है। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ अबव। अगला क्वेश्चन कह रहा है रीजन बताओ डिफरेंस है मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के अंदर। तो भाई दोनों ही होते हैं, ये भी होता है, ये भी होता है, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। कह रहा है फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन है मार्केट प्राइस से। बताओ जी, फैक्टर कॉस्ट ग्रेटर देन है मार्केट प्राइस से, यानी कि आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो कम है, सब्सिडी ज्यादा है। इनडायरेक्ट टैक्स कम है, सब्सिडी ज्यादा, तो आंसर होगा सी। ओके जी। फाइनल गुड रेफर्स टू दोज गुड विच आर यूज ईदर फॉर, फाइनल गुड में दो होता है, कंजप्शन पर्पस के लिए होता है या इन्वेस्टमेंट के लिए होता है। कंजप्शन के लिए होता है और या फिर वो इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो कंजप्शन इन्वेस्टमेंट कहां लिखा है, ए में लिखा है, तो ए आंसर हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फैक्टर रिसीव्ड माइनस फैक्टर पेड, तो आंसर हो जाएगा सी, सिंपल सा था। डेप्रिसिएशन का क्या मतलब होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब है जो कि जो है ओवर अ टाइम नॉर्मल वियर एंड टियर की वजह से हुआ है। फायर एक्सीडेंट है, अर्थक्वेक है, लॉकडाउन है, ये तो भैया कैपिटल लॉस होता है, तो आंसर होगा बी। मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट इक्वल कब होंगे, जब कोई इनडायरेक्ट टैक्स नहीं होगा, कोई सब्सिडी नहीं होगी, तो आंसर होगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, ट्रांसफर इनकम का कौन सा एग्जांपल है, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बाकी सारे सीओई का पार्ट है, ये भी सीओई का पार्ट होता है। चलिए जी, अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल, एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड का जो एग्जांपल है वो बताना है। ठीक है, तो ये तो बेटा सारे ही लग रहे हैं, तो आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। शुगर परचेज की है स्वीट शॉप ने, तो वो इंटरमीडिएट गुड है, इंटरमीडिएट गुड है। और अगर वो हाउस होल्ड ने परचेज की है, कंज्यूमर ने परचेज की, तो वो फाइनल गुड है। इंटरमीडिएट और फाइनल, तो ये हो जाएगा आपका सी, इंटरमीडिएट और फाइनल। चलिए आगे चलते हैं। 13 कह रहा है फ्लो चार्ट है, फ्लो चार्ट में बताना है, मिसिंग आइटम बताना है। तो मिसिंग आइटम तो बहुत सिंपल है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स का अंतर होता है, तो बी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। चलिए 14 करते हैं। कह रहा है ये भी फ्लो चार्ट है, तो फ्लो चार्ट में डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट कह रहा है क्या होगा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का तो भैया ग्रॉस और नेट में मतलब होता है, यानी कि ये नेशनल डोमेस्टिक तो हो ही नहीं सकता, नेशनल डोमेस्टिक हो ही नहीं सकता। इन दोनों में देखो जरा, ग्रॉस में प्लस करते तो नेट निकलता है, ग्रॉस में प्लस करते हैं, देखो ग्रॉस में प्लस किया तो ये नेट निकला, तो आंसर होगा बी। चलिए जी, डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट्स रेफर्स टू नॉर्मल वियर एंड टियर होता ही है, फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस ये नहीं होता, फॉरसीन नहीं होता, अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस होता है। नहीं, डेप्रिसिएशन में फॉरसीन होता है, डेप्रिसिएशन में हमें पता होता है कि भाई क्या होगा, तो आंसर होगा सी, नॉर्मल वियर एंड टियर और फॉरसीन ऑब्सोलेसेंस, सी आंसर होगा। 16 करते हैं, कह रहा है अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस
मतलब अचानक से कुछ हो गया तो कैपिटल लॉस होता है, दैट इज कैपिटल लॉस। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल डेप्रिसिएशन है, तो ये तो होगा ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन ही है। 17 करते हैं हम लोग। कह रहे रेफ्रिजरेटर परचेज बाय कन्फेक्शनरी शॉप, ये इंटरमीडिएट गुड भी है और कैपिटल गुड भी है, आंसर होगा डी बोथ ए एंड सी। एग्जाम्पल बताओ नॉन ड्यूरेबल गुड का, जो नॉन ड्यूरेबल जल्दी खत्म हो जाता है, दोनों हो जाते हैं, मिल्क भी है ब्रेड भी है, तो बोथ ए एंड बी। कैपिटल स्टॉक में अगर एडिशन होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, आंसर होगा ए। जापान की एम्बेसी इंडिया में है तो डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया की भैया, सॉरी सॉरी जापान की, तो जहां की टेरिटरी वहीं का पार्ट, तो जापान की, जहां की एम्बेसी वहीं का पार्ट होती है, चाहे वो किसी भी देश में हो। जापान की एम्बेसी इंडिया में तो जापान का पार्ट है। ओके फाइन, चलिए अब थोड़ा सा रह गया बस। फॉरेन एम्बेसी इंडिया में तो इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है। ओके, गुड्स परचेज हुए हैं, फाइनल गुड्स, फाइनल गुड के लिए परचेज, तो मतलब गुड्स को फाइनल गुड कब कहा जाएगा, वो ये कह रहा है कब उसको फाइनल गुड बोलेंगे, तो सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट भी इसका आंसर है, इन्वेस्टमेंट भी आंसर है, तो आंसर होगा सी। मार्केट प्राइस विल बी इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट, कब होगा, जब बी और सी आंसर सही होंगे, यानी कि ना तो या तो इक्वल हो जाता, इक्वल होगा तो भी इसका आंसर जीरो आएगा, और नहीं होंगे तो भी इसका आंसर जीरो आएगा, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जीरो होना चाहिए, तो आंसर होगा बी और सी। डोमेस्टिक इनकम ग्रेटर देन हो सकती है, जी बिल्कुल हो सकती है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, तो आंसर होगा बी। शुगर का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो शुगर केन क्या होगा, इंटरमीडिएट गुड होगा शुगर केन, शुगर केन से तो शुगर बनेगी, गन्ने से शुगर बन जाएगी। चलिए आगे चलते, खत्म होने वाला है सब। तो सब्सिडी का मतलब यह है कि कम प्राइस में मिल जाना, आपको कोई भी चीज कम प्राइस में मिलती है बिलो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तो बी होगा इसका आंसर सब्सिडी। नेशनल इनकम इक्वल होती है डोमेस्टिक इनकम के, बिल्कुल हो सकती है भाई, जब एनएफआईए जीरो हो, ये रहा एनएफआईए जीरो हो तभी ऐसा हो सकता है। चलिए फाइनल गुड आर यूज बाय, फाइनल गुड कौन यूज करता है भाई, सभी यूज करते हैं फाइनल गुड को, तो ऑल ऑफ अबव होगा। इनमें से क्या अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस को लीड करेगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस क्या है, नेचुरल कैलामिटी, जो हमें नहीं पता होता, ये पता होता है, ये भी पता होता है, नेचुरल कैलामिटी आंसर होगा इसका। चलिए जी, अब कह रहा है मोटर व्हीकल का टाइम जब परचेज किया तो 7,50,000 रुपए उसकी कीमत थी, 2 साल बाद मार्केट वैल्यू 4,50,000 हो गई है, तो रीजन क्या है उसका फॉल होने का, डेप्रीशिएशन रीजन है। और डेप्रीशिएशन में तीनों पॉइंट आते हैं, नॉर्मल वीएटीआर भी आता है, पैसेज ऑफ टाइम भी आता है, और ये भी आता है, तो आंसर होगा डी, क्योंकि डेप्रीशिएशन है और डेप्रीशिएशन में तीनों पॉइंट इंक्लूड होते हैं। ओके जी, गुड्स परचेज किए हमने फाइनल गुड्स की तरह, तो क्या है कंजप्शन इन्वेस्टमेंट दोनों, बोथ ए एंड बी। फॉरेन एम्बेसी इंडिया में है तो इंडिया की, नहीं जी ज्योग्राफिकल टेरिटरी होना चाहिए, यहां पे कहीं भी नहीं लिखा हो, तो आंसर होगा डी, इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी का पार्ट है, वो यहां पे लिखा ही नहीं है, तो आंसर डी होगा। नॉट फैक्टर पेमेंट, क्या फैक्टर पेमेंट नहीं है, स्कॉलरशिप नहीं है भैया, स्कॉलरशिप ट्रांसफर पेमेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हम लोग। अब दिख रहा होगा आपको स्कॉलरशिप लिखा है यहां पे। कार परचेज बाय हाउस होल्ड इज अ डैश गुड, भाई कार परचेज की जो ड्यूरेबल गुड है, लंबे समय तक चलेगी, वो ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड है। उसके बाद कह रहा है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 200, यानी कि एनएफआईए 200 दिया है आपको, एनएफआईए आपको 200 दिया हुआ है, निकालते कहते हैं रिसीव्ड माइनस पेड से निकालते हैं, रिसीव्ड माइनस पेड, तो इसके अंदर आपको क्या दिया हुई पेड, देखो टू वाला टू वाला, तो टू वाला पेड होता है, तो पेड दी हुई है आपको, और रिसीव निकालनी है, तो रिसीव्ड माइनस पेड में आ जाएगा 40, 40 में आ जाएगा प्लस हो जाएगा तो 240, सी आंसर हो जाएगा इसका। ओके बेटा, अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, आंसर हो जाएगा बी। कौन से गुड ऐसे होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं, वो रेडी टू यूज नहीं होते हैं, उनको इंटरमीडिएट गुड बोलते हैं, जो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर होते हैं। नेशनल इनकम में क्या आता है भाई, फैक्टर इनकम आती है नेशनल इनकम के लिए। नेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, ग्रॉस माइनस डेप, सही बात है जी, तो बस यही सही है, ग्रॉस माइनस डेप होता है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। 40 कह रहे हैं जीएनपी मार्केट प्राइस कैसे निकलती है, तो भैया सारे ही आंसर में देख लीजिए, सारे ही आंसर सही है, इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज, सभी को करके देखोगे सेम आंसर आएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम, भैया एनएफआई उसका डिफरेंस होता है, ठीक है। फाइनल गुड्स को कौन यूज करता है, सभी यूज करते हैं फाइनल गुड्स को, तो मतलब कंज्यूमर प्रोड्यूसर दोनों, तो आंसर होगा सी, ए और बी। कैपिटल स्टॉक, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल, वो क्या कहते हैं उसको, भाई उसको कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं, तो आंसर होगा बी। तो प्यारे दोस्तों ये मैंने आपको 100 से थोड़ा ज्यादा ही हो गया होगा, 100 आपको मैंने एमसीक्यू करा दिए नेशनल इनकम के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, यहां तक देखिए तो आपने जरूर, आपको पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को और रिश्तेदारों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, नमस्ते।